सपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर की ओर। तो आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। 2 अगस्त तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। तो सदन के पटल पर रखे जाएंगे कई अध्यादेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। ये बड़ी जानकारी आ रही है। सदन के पटल पर रखे जाएंगे कई अध्यादेश। जो जानकारी महत्वपूर्ण आ रही है, आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। तो सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। महत्वपूर्ण जानकारी, सदन के पटल पर रखे जाएंगे कई अध्यादेश। तो बेहद महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज 2 अगस्त तक चलेगा विधानसभा सत्र। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सदन के पटल पर रखे जाएंगे कई अध्यादेश। जानकारी आपको दे दें, आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो 2 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलेगा और जो जानकारी आ रही है, सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। सदन के पटल पर कई अध्यादेश रखे जाएंगे। तो सदन में जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए
आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी, मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री का संबोधन फिलहाल रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे। मेरा नाम सुनीता है जी। मैं ग्राम पंचायत बगान की सरपंच हूँ जी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, उसमें सभी सुविधा मिलती है जी, गर्भवती को भी, बच्चों को भी। हरियाणा सरकार जी नॉन स्टॉप नौकरी दे रही है, गरीब लोगों को मरम्मत के लिए भी पैसे दे रही है। गलियों का या जो हाईवे लगते हैं भी गाँव के साथ है, उनको भी नॉन स्टॉप से काम करवा रही है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो बात यहां पर कर रहे हैं यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, जिसका आगाज जो है वो आज से हो रहा है और टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। टीएन, आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। उससे पहले रणनीति यहां पर क्या कुछ रहने वाली है सरकार की? देखिए अंजलि, आज से जो 5 दिवसीय जो है विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और उस मानसून सत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपूरक बजट भी आएगा, वो 20,000 करोड़ का होगा और जो ये कुंभ मेले के परिपेक्ष में आएगा, कुछ सरकार के अन्य कार्य हैं जो आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष का अब इस बार नेतृत्व बदला होगा, कि जो इस बार जो है विधानसभा में जो है विपक्ष की जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे उठाएंगे, विपक्ष के नेता। तो ये पिछले बार अखिलेश यादव थे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक जब की अपने विधायकों की, तो उन्होंने सीधे से कहा है कि जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के हो, जनता की जो भी मांगे उठाएंगे वो शालीन तरीके से उठाएं और सदन उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, उनकी मांगों की जो इज्जत करते हुए
जो भी उठाएंगे वो काम पूरा होगा। तीसरी बात यह है कि आज सदन शुरू होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कल इस पूरा बजट आएगा और ये 2 तारीख तक समाप्त होगा। अब हमारे साथ स्टेट हेड अनिल के अंकुर जी हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा इस सत्र को किस नज़र से देखते हैं वो। देखिए, निश्चित रूप से जो सत्र है ये हंगामीदार होगा, हंगामा बचा होगा। विपक्ष पूरी तौर से तैयारी में है। जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी है वो आपको बता दें कि पूरी तौर से हमलावर होगी और सत्ता पक्ष को हर मायने में खेलने की तैयारी करेगी, चाहे बात कानून व्यवस्था की हो या फिर किसानों को, बाढ़ के पीड़ित किसानों को या जहाँ पानी नहीं बरसा है वहाँ पे परेशान हो रहे किसानों को राहत न पहुँचाने की हो। तो ये सब बातें मतलब आज के सदन में हंगामी बन सकती हैं। इसके अलावा जो रोजगार और बेरोजगारी और जो भर्तियों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो बवाल हो रहा है, अभी सरकार इस सत्र में एक वो सार्वजनिक परीक्षा जो उसमें अनचित संसाधनों का उपयोग करने के खिलाफ एक अध्यादेश ला रही है। जो अध्यादेश लाते ही पूरा विपक्ष हंगामेदार होगा और विपक्ष जो है किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा आप देख सकते हैं। अब आप ये जो स्थिति है ये निश्चित से बहुत ही हंगामेदार होगी और इसके साथ ही साथ जहां विपक्ष तैयारी कर रहे हैं वहीं पे सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। सत्ता पक्ष इस सत्र को, हालांकि जब आज मुझे जैसे कि संभावना लग रही है कि विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सत्र कुछ देर के लिए स्थगित किया जाएगा और सत्र के स्थगन के साथ ही साथ ये सत्र जब दोबारा शुरू होगा तो सदन में अपने प्रस्ताव पारित कर सत्ता पक्ष अपने प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद जहां चर्चा शुरू होगी, चर्चा शुरू होते ही फिर अगर हंगामा होता है तो आगे स्थगित कर दी जाएगी, जो जैसे कि लग रहा है दोनों। और मिली है उन्होंने कुछ पेपर भी छपवाए हुए जो सदन में मतलब दिखाए जाएंगे और ये भी संभावना है सदन के सत्र शुरू होते ही किसानों के मुद्दे को लेकर के, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर विधायक धरने पर बैठ सकते हैं। ये मूर्ति है सामने विधानसभा के अंदर है और इसी के सामने विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ सकते हैं, जैसे की तैयारी चल रही है। अब आगे देखने की बात ये होगी कि सत्र को किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष आगे चलाते हैं और किस तरीके से प्रस्ताव पास करते हैं। GTN देखिए अंजलि, लगातार जैसे अनिल के अंकुर जी ने भी बताया कि हंगामेदार सत्र होगा, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है और सत्ता पक्ष उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये दोनों पक्ष आमने सामने होंगे और ये अभी कुछ देर में नज़ारा क्लियर हो जाएगा। जब 11 बजे सत्र का आरंभ होगा तो विपक्ष की रणनीति है, क्योंकि अभी विधानसभा में मैं रियाज से कहूँगा बार दिखा दें कि जहाँ से विपक्ष नेता जाते हैं उसको पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, पूरा पुलिस छावनी बना दी गई है कि ताकि वो जा करके धरना प्रदर्शन न कर सके। अब ये है कि विपक्ष के नेता कितना जो है आक्रामक हो पाते हैं ये समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से विपक्ष जाता है, धरना प्रदर्शन करता है, उस गेट को बंद करके पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और पुलिस की वहां ड्यूटी लगा दी गई है और पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी अंजलि। बिल्कुल TN, हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए अनुपूरक बजट पर भी पूरी तरीके से फोकस यहाँ पर सरकार का है, उसमें क्या उम्मीदें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? देखिए अंजलि, अनुपूरक बजट जो आ रहा है, ये कुंभ मेला जो प्रयागराज का है उसको मद्देनजर आएगा। तो मेन जो कुंभ मेला है तो उसके लिए देखिए 1000 बसें खरीदनी है सरकार को, तो ये बजट में शामिल होगा। 20,000 करोड़ का बजट इसी पे है और प्लस जो कुंभ के क्या क्या इंतजाम होंगे। और सरकार को जो दिखा बीच में 2-3 चुनाव के चक्कर में, अधिसूचना के चक्कर में विभाग पैसा नहीं खर्चा कर पाए, तो उस पैसा को इसलिए बजट जो केवल 20,000 करोड़ का आ रहा है और इस अनुपूरक बजट में वो सरकार अपने खर्चे जहां जो जरूरत, कोई अतिरिक्त व्यय की जरूरत है वो लाएगी और साथ में जो कुंभ मेले में क्या क्या जरूरत पड़ेगी उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जब भी जरूरत पड़ती है इस तरह का अनुपूरक बजट आते हैं और अनुपूरक बजट पास भी हो जाते हैं। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया TN मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां PDA को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन अब यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी अपेक्षा की गई थी ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी PDA के लिए कोई भी जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं कोई। और क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुई है वे किसी के से छिपी नहीं, वास्तव में इनका विकास एवं
उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ है, अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। श्रावण मास की यात्रा जारी है और कांवड़ियों की यात्रा के लिए इंतजाम किए हैं। बड़ी खबर आ रही है। महाशिव की कृपा हम लोगों पर बनी रहे। सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए जुड़ना पड़ेगा और साथ ही जनता और सरकार शिव भक्तों की सेवा कर रही है। कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा की जा रही है। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सहयोग दें। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। देवाधिदेव महादेव का पावन मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जग विख्यात है। पूरे देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर भारत में इस दौरान शिव भक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन होकर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। सरकार ने भी अपने स्तर पर न केवल बेहतरीन पेट्रोलिंग के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, स्वास्थ्य की व्यवस्था के माध्यम से शिविर लगा करके भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी इसके लिए की है। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कांवड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सबकी सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच यूपी में जर्जर हो चुके 75 पुल तोड़े जाएंगे। तो बड़ी खबर, सीएम योगी के निर्देश पर यह जांच पूरी की गई है। बड़ी जानकारी, लोक निर्माण विभाग शासन को रिपोर्ट भेजेगा और कानपुर के 10, सहारनपुर में 6 पुल जर्जर हो चुके हैं जिन्हें तोड़ा जाएगा। उन्नाव में 4, मैनपुरी के 3 पुलिस जो पुल है वो जर्जर। बता रहे हैं यूपी में जर्जर हो चुके हैं 75 पुल तोड़े जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश पर यह जांच पूरी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव में 4, मैनपुरी में 3 पुल जर्जर हो गए हैं। आपको बता दें, अमेठी, गाजीपुर, सोनभद्र में 3-3 पुल जर्जर, लखनऊ, जालौन, हरदोई में 2-2 पुल जर्जर हुए हैं। यूपी में जर्जर हो चुके 75 पुल तोड़े जाएंगे। तो सीएम योगी के निर्देश पर जांच पूरी की गई है। लोक निर्माण विभाग शासन को भेजेगा रिपोर्ट और जानकारी है, कानपुर के 10, सहारनपुर के 6 पुल जर्जर, उन्नाव में 4, मैनपुरी में के 3 पुल जर्जर हो चुके हैं। अंकुश जायसवाल संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, प्रदेश में जो पुल जर्जर हो चुके हैं उन्हें अब तोड़े जाने का महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। देखिए अंजलि, जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक जब तमाम जर्जर पुल हैं
और जो नए बनते हुए पुल जिस तरीके से गिरे हैं, उससे साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जो प्रदेश के अंदर 721 पुल बने हुए हैं, जिसमें से कुछ निर्माणाधीन है, कुछ पुराने हैं, सभी की जांच करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी, जिसने पूरे प्रदेश के अंदर जो है जांच की थी पुलों की, और 721 पुलों में से 75 पुल ऐसे पाए गए हैं कि जिसमें से जो जर्जर अवस्था में है, जिनको मरम्मत किया जाना जरूरी है, और कुछ ऐसे पुल है जिनका निर्माण भी किया जाना है। और जब तक इन पुलों का निर्माण नहीं हो जाता, इन जर्जर पुलों को सही नहीं किया जा सकता, तब तक जो है वहां पर आम जन को जाने के लिए मना होगा और वहां पर रोक लगा दी जाएगी। तो साफ है, जिस तरीके से बिहार में एक के बाद घटनाएं आई, एक के बाद एक, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जांच के निर्देश दिए थे, वो जांच पूरी हो चुकी है, और जिसमें से 75 ऐसे पुल सामने आए हैं जो जर्जर अवस्था में है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते पहले ही जो है अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके थे। अब इन जर्जर पुलों को जो है जल्द से जल्द जो है एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है, शासन को भेजा जाएगा और जल्द से जल्द इनको पूरा कर लिया जाएगा, ताकि जो है किसी प्रकार की भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना होने पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और भी है कि अमूमन हमने देखा है कि जो जर्जर पुल हो गए हैं वो टूटते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुल के निर्माण में जब घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है तो कई बार नए निर्मित जो पुल है वो भी रह जाते हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित करना कि जिन पुलों का निर्माण, प्रदेश में नए पुलों का निर्माण हो रहा है, उसका जो निर्माण है वो सही गुणवत्ता के सामग्रियों से हो, उसे भी सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से बिहार में तमाम एक से एक घटना सामने आई, जिसमें से कई पुल ऐसे थे जो निर्माणाधीन थे, जिन पर निर्माण कार्य चल रहा था, और कार्य चलते चलते जो है वो पुल धराशायी हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, इस पर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि इस सारे मामलों को लेकर के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को, जिसके बाद ये जांच शुरू हुई थी। चलिए, जांच शुरू हुई और इसकी रिपोर्ट दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मिर्जापुर के अतरौली गांव में महिला की हत्या, मौके पर पहुंचे एसपी अभिनंदन। पारिवारिक कलह के चलते हत्या की जताई गई आशंका, मामले की जांच में जुटी। आगरा ताजमहल पर महिला कावड़ चढ़ाने पहुंची, फोर्स ने महिला को पश्चिमी गेट बैरियर पर रोका। अधिकारियों के आदेश, कोई कावड़ नहीं जाएगी अंदर। मुजफ्फरनगर में डीएम ने किया कावड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन। डीएम ने कावड़ियों के ऊपर बरसाए फूल, एडीएम सहित सभी कर्मचारी रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर में मेहनती अधिकारियों की जोड़ी, दरअसल एडीएम प्रशासन और एसपी सिटी की जोड़ी ने दिन रात के एक कावड़ यात्रा को सकुशल कराया संपन्न। फतेहपुर में प्राइवेट अस्पतालों में मौत के बाद भी नहीं जाग पा रहा स्वास्थ्य विभाग। अस्पताल की लापरवाही से 5 मासूम बच्चे हुए अनाथ। जिले के थाना कोतवाली के पक्का तालाब इलाके की घटना। मुजफ्फरनगर में कावड़ सेवा शिविर का आयोजन, नगरपालिका चेयरमैन ने फीता काटकर किया शुभारंभ। शिविर की शुरुआत कावड़ियों को दूध का प्रसाद वितरित करके की गई। छात्रा श्रेया यादव की दिल्ली में मौत का मामला, मंत्री गिरीश चंद्र यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। मृतका के परिजनों को दी सांत्वना। राव कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से हुई थी मौत। मैनपुरी में वृक्षारोपण अभियान को रोजगार सेवक ने लगाया पलीता। दरअसल दर्जनों पेड़ लावारिस हालत में रोजगार सेवक प्रमोद कुमार ने फेंके। जिला प्रशासन विकास भवन पूरी घटना पर मौन। मंत्री ब्रजेश सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय बजट को लेकर बोले ब्रजेश सिंह का बजट 2047 तक भारत को विकसित करने वाला बजट। आमिरपुर में स्टाफ नर्सों ने महिला प्रसव वार्ड को बनाया लूट का अड्डा। अवैध वसूली किए जाने से तंग तीमारदारों का फूटा गुस्सा। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।